ऑलराइट क्लास, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने अगला टॉपिक शुरू करना है एंड दैट इज स्ट्रिंग्स एंड स्ट्रक्ट्स। ये दो चीज़ें हम आज कवर करेंगे। तो बेसिकली आज हमने एक तो स्ट्रिंग्स पे बात करनी कि स्ट्रिंग्स होते क्या हैं, उनको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है और कोड के अंदर उन्हें कैसे इस्तेमाल किया जाता है। स्ट्रिंग्स बेसिकली जो हमने पहले बात की थी कि स्ट्रिंग्स इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, यानी मल्टीपल कैरेक्टर्स को आप इकट्ठे ट्रीट करें तो वो एक स्ट्रिंग बन जाता है। उसके अलावा हमने कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट से बात करनी है। ये बेसिकली होता है कि आपने कोई प्रोग्राम रन करना है तो उस प्रोग्राम को अगर आपने कोई इंफॉर्मेशन पास करनी है तो वो आप कैसे करते हैं। और तीसरी चीज़ है हमने स्ट्रक्ट्स देखने कि आप डिफरेंट डेटा टाइप्स को कैसे ग्रुप टुगेदर कर सकते हैं। ऑलराइट, तो पहली चीज़ है कि स्ट्रिंग्स जो है क्या होता है। स्ट्रिंग बेसिकली सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है और सी प्लस प्लस में स्ट्रिंग जो है बेसिकली अरे ऑफ कैरेक्टर्स होता है। अगर आपने एक सिंपल कोड देखना है तो लेट सपोज आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है वर्ड विच इज अ पॉइंटर टू अ कैरेक्टर, ठीक है, और उसमें आपने असाइन किया है एक स्ट्रिंग जो कि डबल कोट्स के अंदर है और वो स्ट्रिंग क्या है, वो हाउडी है, हाउडी एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। अब बात ये है कि जब आप एक इस तरीके से कोई स्ट्रिंग असाइन करते हैं किसी भी वेरिएबल को, ठीक है, तो उसमें ऑटोमेटिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने जब हाउडी लिखा है तो बेसिकली एक अरे बन गया है। उस अरे में एच ओ डब्ल्यू डी वाई एक्सक्लेमेशन मार्क्स ये कैरेक्टर्स तो हैं। इसके अलावा जो आखिरी सेल होगा उस पर ऑटोमेटिकली \0 लिख दिया जाएगा, ठीक है। तो जब भी आप डबल कोट्स के अंदर कोई भी वैल्यू डाल के असाइन करते हैं किसी वेरिएबल को तो उस वेरिएबल के वो जो वैल्यूज आपने असाइन की होती हैं उसके एंड पे ऑटोमेटिकली एक \0 डल जाता है और ये बेसिकली बता रहा होता है कि स्ट्रिंग जो है यहाँ तक है, इसके बाद जो है ख़त्म हो जाता है। और इसी तरीके से अगर आपने कभी चेक करना हो कि स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि एक प्रोग्राम लिखें जो बताए कि ये वर्ड वेरिएबल के अंदर जो स्ट्रिंग पड़ा हुआ है उस स्ट्रिंग की लेंथ क्या है, तो आप एक लूप चला देंगे और वो लूप तब तक चलेगा जब तक के \0 नहीं इनकाउंटर हो जाता। जैसे ही \0 मिलेगा उसको समझ आ जाएगी कि लूप खत्म कर दो क्योंकि स्ट्रिंग यहीं तक था, ठीक है। तो ये बात है कि आप जब भी स्ट्रिंग को असाइन करते हैं किसी वेरिएबल को तो ऑटोमेटिकली \0 जो है उसके अंदर फिल हो जाता है, ठीक है। अब आप सिंपली अगर इसे डिस्प्ले करना चाहते हैं तो आप सी आउट वर्ड करें तो स्क्रीन के ऊपर हाउडी और एक्सक्लेमेशन मार्क लिखा हुआ आ जाएगा। \0 जो है वो स्क्रीन के ऊपर नहीं लिखा हुआ आएगा। \0 का मतलब है कि ये बस बेसिकली बता रहा है कि स्ट्रिंग यहाँ तक था, यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि \0 उस स्ट्रिंग का हिस्सा है जो कि आपने स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करना है, ठीक है। तो अगर आप वर्ड को सी आउट कराएंगे तो सिर्फ हाउडी और एक्सक्लेमेशन मार्क प्रिंट होगा। ठीक है, अब अगला सवाल है कि अगर आपने स्ट्रिंग में वैल्यू कॉपी करनी है, ठीक है, यूजर से लेकर, तो वो कैसे करेंगे, ठीक है। अब बात ये है, पहली बात तो ये देखें कि हमने कहा था कि अगर आप कभी कोई पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट करते हैं और उस वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करते हैं, ठीक है, तो उसमें आपको पहले एक स्पेस एलोकेट करनी पड़ती है, ठीक है। यानी हमने कहा था कि अगर आपने एक अरे बनाना है तो आप वर्ड इज इक्वल टू न्यू जो भी टाइप है उसकी वो लिखेंगे और स्क्वायर ब्रैकेट में उसका साइज स्पेसिफाई करेंगे। यानी फॉर एग्जांपल हमने इस तरीके से देखा था कि आप एक जगह एलोकेट कर देते हैं और अगर जगह एलोकेट किए बगैर अगर आप पॉइंटर वेरिएबल इस्तेमाल करते हैं और वो किसी जगह पे पॉइंट नहीं कर रहा और आप अपनी तरफ से वहां पे कोई वैल्यू लिखने की कोशिश करेंगे तो वो एरर दे देता है।
पर जब आप स्ट्रिंग्स बना रहे होते हैं तो वहाँ पे ये मसला नहीं है। अगर आप ऐसे लिखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उतनी जगह कंपाइलर एलोकेट कर देगा जितनी इस वेरिएबल, इस पूरे स्ट्रिंग के लिए चाहिए। यानी 1 2 3 4 5 6 इसके लिए स्पेसेस एलोकेट होंगी और 7वीं स्पेस जो है वो \0 के लिए एलोकेट होगी और वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, आपको यहाँ पे न्यू नहीं करना पड़ा। ठीक है। अलबत्ता जब आप सी इन करते हैं, यूजर से लेते हैं, तो फिर आपको नहीं पता कि यूजर कितनी वैल्यू कितने कैरेक्टर्स का स्ट्रिंग बनाएगा। तो इसलिए फिर आप शुरू में ही एक जगह एलोकेट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कह दिया कि वर्ड अरे है, कैरेक्टर अरे है और इसके अंदर 256 एलिमेंट्स हो सकते हैं। और 256 क्यों है? क्योंकि यूजली कमांड लाइन जो है उसके ऊपर विड्थ इतनी होती है कि एक लाइन में 255 कैरेक्टर्स फिट आ जाते हैं। तो इसलिए मैंने एक इस साइज का जो है अरे बना दिया। आप इसे छोटा भी कर सकते हैं, वो आपको अंदाजा होना चाहिए कि क्या इनपुट आएगी। फॉर एग्जांपल अगर आपने स्टूडेंट के नाम लिखने हैं तो स्टूडेंट का नाम स्टोर कराने के लिए आपको 256 कैरेक्टर चाहिए कि नहीं? चांसेस आर कि 50 कैरेक्टर से कम के अंदर ही आपका पूरा नाम फिट आ जाएगा स्टूडेंट का। ठीक है। तो आप डोमेन के मुताबिक, अपनी सिचुएशन के मुताबिक देख लेते हैं कि आपको कितनी जगह चाहिए होगी और फिर आप उतने साइज का एक अरे डिक्लेयर करते हैं। ठीक है। तो इस वक्त, और ये बाय द वे ऐसे डिक्लेयर करना लाजमी नहीं था, आप ये भी कर सकते थे कि आप कर देते कि कैट वर्ड इज इक्वल टू ये भी कर सकते थे कि आपका एक न्यू ऑपरेटर इस्तेमाल करके आपने इतनी जगह एलोकेट कर दिया। इसमें और इसमें फ़र्क क्या है कि एक डायनामिकली एलोकेट हो रहा है और एक स्टैटिकली एलोकेट हो रहा है। डायनामिक होते हैं कि रन टाइम पे आप डिसाइड, जब प्रोग्राम रन कर रहे होते हैं तब आप डिसाइड करते हैं कि क्या साइज़ होना चाहिए। स्टैटिक होते हैं कि जब आप प्रोग्राम लिख रहे हैं आप उसी वक्त डिसाइड कर लेते हैं कि क्या साइज़ होना चाहिए। ठीक है। एनीवे, तो लेट्स सपोज हमने इस तरीके से किया है, हमने एक वेरिएबल बनाया है, उसका नाम वर्ड है, उसकी टाइप अरे है, कैरेक्टर अरे है और उसका साइज 256 कैरेक्टर है। उसके बाद आप क्या करेंगे, सिंपल सी इन और उसके आगे अरे का नाम लिख दें। तो बेसिकली क्या होगा कि आप स्क्रीन के ऊपर जो भी लिखेंगे वो इस अरे के अंदर कॉपी हो जाएगा। ठीक है। पर ये जो तरीका है एक यूजर से स्ट्रिंग लेने का और लेके उसे अरे में कॉपी करने का, ये तरीका इतना अच्छा नहीं है, ये अनसेफ तरीका है। अनसेफ इन व्हाट सेंस कि अगर स्ट्रिंग के अंदर 255 कैरेक्टर्स प्लस नल टर्मिनेटर की जगह है, पर यूजर जो है वो इससे ज्यादा कैरेक्टर डाल देता है। फॉर एग्जांपल वो 300 कैरेक्टर स्टोर कराने की कोशिश करता है, तो फिर क्या होगा कि इसके ऊपर कोई चेक नहीं होगा और आपकी रैम में लेट सपोज 256 सेल्स यहाँ पे थे, यहाँ तक तो वैल्यूज कॉपी हो जाएंगी। और अगर यूजर ने 256 से ज्यादा कैरेक्टर डाले, फॉर एग्जांपल 300 डाले, तो फिर क्या होगा, बफर ओवररन हो जाएगा और अगला कैरेक्टर जो है वो यहाँ पे लिखा जाएगा, उससे अगला कैरेक्टर यहाँ पे लिखा जाएगा, उससे अगला यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है। यानी आपका प्रोग्राम जो है वो चेक नहीं कर रहा होगा कि यूजर ने जो इनपुट डाली है वो अरे साइज को एक्सीड कर दिए तो फिर वहीं पे रोक दो, नहीं। वो अगर इनपुट साइज जो है वो अरे साइज से बड़ा है तो फिर ओवरफ्लो होगा, ओवररन होगा सॉरी, और अरे के आगे वाले सेल जो है वो भरने शुरू हो जाएंगे। इसमें मसला क्या है कि आगे वाले किसी सेल में लेट्स सपोज कोई और वेरिएबल पड़ा हुआ था, तो अब क्या होगा, उस वेरिएबल की जो भी वैल्यू थी वो ओवरराइट हो जाएगी उस वैल्यू से जो कि यूजर ने कैरेक्टर पास किया था और अरे स्ट्रिंग पास किया था और जो यहाँ पे फिट नहीं आया। तो बेसिकली इस वेरिएबल की वैल्यू जो है वो भी चेंज हो जाएगी। इसके आगे कोई और वेरिएबल पड़ा हुआ था तो वो भी ओवरराइट हो जाएगा, उस पर कोई नई वैल्यू लिखी जाएगी और आपके प्रोग्राम का जो बिहेवियर होना चाहिए था वो सारा मैसअप हो जाएगा। ठीक है। मैं फिर रिपीट कर दूं कि अगर आप सी इन करके अरे के अंदर कोई वैल्यू स्टोर कराना चाह रहे हैं स्ट्रिंग, तो इन दैट केस क्या मसला होगा कि यूजर जो भी वैल्यू डालेगा अगर वो अरे से लंबी लेंथ का स्ट्रिंग है तो फिर अरे तक तो चीज़ें फिट आ जाएंगी जो प्रॉपर थी,
उसके बाद उसकी अगली वाली जो मेमोरी लोकेशन है बाकी के कैरेक्टर्स वहां पे लिखे जाने शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपके प्रोग्राम का बिहेवियर खराब हो जाएगा, क्योंकि इट इज़ पॉसिबल कि उस अरे के आगे कोई और वेरिएबल की जगह एलोकेटेड थी, उसके आगे किसी और वेरिएबल की जगह एलोकेटेड थी, तो उन वेरिएबल्स की जो वैल्यूज थी वो ओवरराइट हो जाएगी और वहाँ पे इस स्ट्रिंग जो है उसकी वैल्यूज लिखी जाएंगी। ठीक है, तो ऑब्वियसली आप ये नहीं चाहते। और दूसरा मसला क्या है कि अगर आप सी इन करा के वर्ड लिख रहे हैं, सॉरी सी इन करा के कोई स्ट्रिंग पास कर रहे हैं, तो उसमें मसला क्या होता है कि स्ट्रिंग के अंदर अगर कहीं पे भी वाइट स्पेस आई है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने अपना नाम स्टोर कराना है, तो मैंने आदिल लिखा है, फिर स्पेस दी है और फिर खान लिखा है, तो अब क्या होगा? अब मसला ये होगा कि आपका जो पहला स्ट्रिंग था वो, सॉरी आदिल जो है वो वर्ड के अंदर कॉपी हो जाएगा और आपका प्रोग्राम अज्यूम करेगा कि खान जो है वो अगली इनपुट है, पर वो तो हमें नजर आ रहा है कि यहाँ पे नहीं है, तो बेसिकली इसको वो कुछ भी नहीं करेगा, फिर स्टोर नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं एक और चीज कर दूं कि अगर हमने इसके बाद ये लिखा होता सी इन वर्ड और लेट्स सपोज एक और वेरिएबल है टेम्प, तो अब क्या होगा कि स्पेस से पहले वाले जो स्ट्रिंग है वो वर्ड में स्टोर होगा और स्पेस के बाद वाला जो है वो टेम्प के अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम सिर्फ एक ही वैल्यू, एक ही वेरिएबल के अंदर स्ट्रिंग स्टोर कराना चाहते हैं तो फिर इस तरीके से आप नहीं कर सकते, क्योंकि अगर स्पेस आ गई तो वो समझेगा कि दिस इज अ सेकंड इनपुट। जैसे पहले भी हमने सीन में देखा था कि अगर सीन में आप 1 स्पेस 2 लेके एंटर दबाते हैं तो जो पहला वेरिएबल है उसमें 1 स्टोर हो जाता था और जो दूसरा वेरिएबल था उसमें 2 स्टोर हो जाता था, क्योंकि वो स्पेस कैरेक्टर जो होता है इसको सी इन ट्रीट करता है एज अ सेपरेटर, कि इससे पहले वाली चीज पहली इनपुट है, इसके बाद वाली चीज दूसरी इनपुट है। और ये स्पेस लाजमी नहीं, कोई भी वाइट स्पेस हो सकती है, यानी स्पेस बार, टैब, न्यू लाइन, ठीक है, वो सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, क्लास ये पॉइंट क्लियर हुआ है? तो अगर आपके स्ट्रिंग में स्पेसेस हैं तो आप इस तरीके से नहीं उसे स्टोर करा सकते। ओके, एनी क्वेश्चन? नो सर। ऑलराइट, थैंक यू। ओके, अगला पॉइंट है अगर हमने ये बिहेवियर किया कैर स्टार वर्ड, देखें दिस इज डिफरेंट फ्रॉम दिस। एक चीज थी आपने किया कैर स्टार वर्ड इज इक्वल टू आपने कोई स्ट्रिंग पास कर दिया, ऐसा मेरा नाम है। इसमें क्या हो रहा है कि कंपाइलर को फौरन पता लग जाता है उसी वक्त कंपाइल करते वक्त कि वेरिएबल वर्ड के अंदर ये कैरेक्टर्स पड़े होंगे AADIL \0, क्योंकि उसे पता ही है तो वो अपनी तरफ से वर्ड वेरिएबल को एक जगह असाइन कर देगा और वो जगह कितनी होगी? 6 कैरेक्टर्स की होगी, 5 आदिल के लिए और 6वां कैरेक्टर \0 के लिए, तो वो अपनी तरफ से इतनी जगह एलोकेट कर देता है। ठीक है, पर अगर आपने यूजर से वैल्यू लेनी है और रन टाइम पे डिसाइड करना है कि क्या वैल्यू होगी, तो फिर कंपाइलर को नहीं पता कि इसका क्या साइज होना चाहिए। तो यहाँ पे मसला क्या आएगा कि अगर आप ये करते हैं कि आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया कैर स्टार वर्ड, यानी वर्ड इज अ पॉइंटर टू अ कैरेक्टर, पॉइंटर टू अ कैरेक्टर, या फिर आप इसे अरे भी ट्रीट कर लें, यानी इसका मतलब है कि अरे होगा। ठीक है, तो अब इसमें मसला क्या है कि अब अगर आप यूजर से कोई वैल्यू लेके इसके अंदर कॉपी कराने की कोशिश करते हैं तो द प्रॉब्लम है कि वर्ड वेरिएबल जो है वो इस वक्त अनइनिशियलाइज्ड है, यानी वो या तो किसी रैंडम लोकेशन को पॉइंट कर रहा होगा मेमोरी में, या उसके अंदर ऑल जीरोस पड़े होंगे, नल पड़ा होगा, विच मीन कि वो किसी जगह को पॉइंट नहीं कर रहा। ठीक है, और क्योंकि कोई जगह एलोकेटेड नहीं है, यानी इट्स नॉट कि आपने स्पेसिफाई किया कि रैम के अंदर इतनी जगह एलोकेट कर दो वर्ड के लिए, तो क्या होगा कि क्योंकि कोई बफर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, रैम में कोई जगह एलोकेटेड नहीं है, तो आपका बिहेवियर जो है प्रोग्राम का अनडिफाइंड होगा, यानी आपको नहीं पता कि इसमें कोई वैल्यू स्टोर होगी कि नहीं होगी।
या ओवररन हो जाएगा कि नहीं। मोस्ट लाइकली क्या होगा कि आपका प्रोग्राम क्रैश कर जाएगा। आपका प्रोग्राम रन करते करते इस पॉइंट पे जब आएगा तो क्रैश करेगा और आपको मैसेज आ जाएगा कि आपने एक ऐसी जगह पे राइट करने की कोशिश की है जो कि एलोकेटेड ही नहीं थी। ठीक है, यहाँ पे आपने पॉइंटर इस्तेमाल करने की कोशिश किया पर वो एलोकेटेड नहीं था, उसे कोई वो किसी प्रॉपर जगह पे पॉइंट नहीं कर रहा था। ठीक है, ये पॉइंट समझ आए क्लास? यानी इस चीज को मैं फिर बता दूं कि हमने कहा था कि आप पिछले क्लास का एक रीकैप करते हैं कि आप जब भी कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं, लेट्स सपोज इंट एक्स, तो क्या होता है रैम में एक इंटीजर जितनी जगह जो है वो एलोकेट हो जाती है इस वेरिएबल के लिए। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड अगर आप ये काम करते हैं इंट स्टार एक्स ptr, तो क्या होता है रैम के अंदर सिर्फ एक पॉइंटर के एड्रेस जितनी जगह एलोकेट होती है और ये पॉइंटर किधर पॉइंट कर रहा है वो चीज स्पेसिफाइड नहीं है। अब अगर आप एक्स ptr, अगर आप इस तरह का काम करें स्टार एक्स ptr इज इक्वल टू 10, तो क्या मसला होगा? एक्स ptr किसी जगह पे पॉइंट नहीं कर रहा। तो अगर किसी जगह पे पॉइंट नहीं कर रहा और आप उस जगह को वहां पे 10 लिखना चाह रहे हैं तो आप कहां पे 10 लिखेंगे? क्योंकि एक्स ptr तो कहीं पे पॉइंट ही नहीं कर रहा। ठीक है, सिमिलरली तो ये पॉइंट आपने याद रखना होता है कि एक वेरिएबल क्रिएट हुआ है, नॉर्मल रेगुलर वेरिएबल है तो उसकी जगह असाइन हो जाती है और उसमें एक वैल्यू स्टोर हो सकती है। पर अगर पॉइंटर वेरिएबल है तो इट हैज टू पॉइंट टू सम प्लेस, किसी लोकेशन को पॉइंट करना चाहिए। और द थिंग इज कि जब इस कोड में आपने कैर स्टार वर्ड किया है तो आपने सिर्फ ये बताया कि वर्ड एक वेरिएबल है जो कि कैरेक्टर को पॉइंट कर रहा है और कैरेक्टर एक हो सकता है या कैरेक्टर मल्टीपल हो सकता है, यानी अरे पूरा हो सकता है, अरे का स्टार्टिंग एड्रेस जो है वो वर्ड में पड़ा होगा। पर द थिंग इज कि आपने पॉइंट कहीं पे नहीं कराया, ना ही आपने उसमें कुछ जगह एलोकेट की। आपने ये भी नहीं बताया कि वर्ड जिस जगह पे पॉइंट कर रहा है उस जगह पे कितने कैरेक्टर पड़े होंगे। तो उसके लिए पहले आपको स्पेसिफाई करना पड़ता है कि ये वर्ड वेरिएबल है, ये पॉइंटर टू अ कैरेक्टर है और ये जिस जगह पे पॉइंट कर रहा है वहां पे मुझे 10 लेटर या फॉर एग्जांपल 20 कैरेक्टर या 255 कैरेक्टर्स चाहिए। तो ये बात आपको पहले स्पेसिफाई करनी पड़ती है। अगर आप नहीं करेंगे और सी इन जो है उस वेरिएबल जहां पे पॉइंट कर रहा है जो कि कहीं पे पॉइंट नहीं कर रहा, तो वहां पे अगर आप कोई वैल्यू लिखने की कोशिश करेंगे तो वो क्रैश कर जाएगा। इन मोस्ट केसेस, इन सम केसेस वो अनडिफाइंड बिहेवियर हो सकता है कि जो आप चाहते थे वो नहीं हुआ। ठीक है, पर मोस्ट केसेस वो क्रैश ही करेगा। ये पॉइंट क्लियर हुए क्लास? यस सर। ठीक है, ऑलराइट। तो ये हमने दो स्ट्रिंग रीड करने के तरीके देखे यूजर से। एक तरीका है कि आपने पॉइंटर बना दिया है और सीन करा दिया है। एक तरीका था कि आपने अरे बनाया है और उसमें सीन कराया है। और दोनों अप्रोचेस में मसले हैं। पहली अप्रोच में ओवरऑन का मसला था, दूसरी अप्रोच में मसला था कि आपके प्रोग्राम को पता ही नहीं है कि वर्ड जो जिस जगह पे पॉइंट कर रहा है, पहली बात तो है कि वर्ड पॉइंट किधर कर रहे हैं और दूसरी बात ये है कि जहाँ पे पॉइंट कर रहे हैं वहाँ पे जगह कितनी एलोकेटेड है, तो ये नहीं पता आपके प्रोग्राम को। तो इसलिए अगर आप चेंज करना चाहेंगे तो क्रैश कर जाएगा। तो प्रॉपर तरीका क्या है, आप सबसे पहले एक लाइब्रेरी इंक्लूड करें, हैश इंक्लूड CSTDIO। ठीक है, ये लाइब्रेरी आपको जो एफ गेट्स के लिए चाहिए, और एफ गेट्स क्या है, वो बेसिकली इनपुट का एक तरीका होता है जो हम अभी देखते हैं। ठीक है, तो पहली जो लाइब्रेरी होगी वो हैश इंक्लूड CSTDIO होगी। उसके बाद आप एक अरे डिक्लेयर कर देते हैं, लेट्स सपोज कैरेक्टर अरे है, उसका नाम वर्ड है और उसका साइज 10 है। और ये बाय द वे इस तरीके से करना लाजमी नहीं है, आप डायनामिकली भी कर सकते थे। यानी आप ये भी कर सकते थे कैर वर्ड इज इक्वल टू न्यू, ठीक है, आप ये भी कर सकते थे कि डायनामिकली आपने एक अरे बना दिया और उसका साइज कितना है 10 कैरेक्टर्स है। ठीक है, ऑल राइट। तो आपने अरे बना दिया, अब इस अरे के अंदर आपने इनपुट को रीड करना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप एफ गेट्स लिखेंगे, ये फंक्शन का नाम है।
पहली जो आर्ग्यूमेंट होगी वो अरे का नाम होगा जिसके अंदर आप वैल्यू राइट करना चाहते हैं। दूसरी वैल्यू जो होगी वो अरे का साइज होगा। ठीक है, कि अरे में कितने कैरेक्टर्स आ सकते हैं। और तीसरी जो इनपुट है, तीसरी जो आर्ग्यूमेंट है वो stdin है। stdin का क्या मतलब है क्लास? बेसिकली stdin होता है कि आप जब भी कोई चीज कीबोर्ड पे टाइप करते हैं ना, तो वो एक बफर के अंदर आ जाती है, एक स्टोरेज, टेम्परेरी स्टोरेज के अंदर आ जाती है। उस स्टोरेज का नाम होता है stdin। यानी आप ये समझ लें कि रैम के अंदर एक जगह एलोकेटेड है, उसका नाम stdin है, और आप जो भी टाइप करते हैं वो यहाँ पे लिखा जाता है। ठीक है, चाहे आप सी इन कर रहे हो, चाहे आप एफ गेट्स कर रहे हो, वो यहाँ पे लिखा जाएगा। और फिर यहाँ से कॉपी होके जो भी आपका वेरिएबल था, फॉर एग्जांपल इंट एक्स है, वो यहाँ से कॉपी होके इधर आएगा। तो वही चीज है कि stdin जो है, वहां पे जो भी चीजें लिखी जा रही हैं, आप उसे उठा के वर्ड के अरे के अंदर कॉपी करेंगे। और 10 जो है वो बता रहा है कि कितने कैरेक्टर्स का लिमिट है। यानी 10 का मतलब है कि आपका 9 कैरेक्टर्स जो है वो रीड होंगे, और 10वां कैरेक्टर जो है वो ऑटोमेटिकली \0 इंसर्ट कर दिया जाएगा। आपको नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है। और अगर आपके यूजर ने कीबोर्ड पे 9 से ज्यादा कैरेक्टर एंटर किए, ठीक है, तो अरे की जगह सिर्फ 10 की थी, जिनमें से आखिरी कैरेक्टर \0 का था। तो इसलिए क्या होगा कि वो सिर्फ और सिर्फ 9 कैरेक्टर्स को रीड करेगा। बाकी जो है, ये जो stdin वाली जगह थी, ठीक है, यहाँ पे शुरू के 9 कैरेक्टर रीड कर लिए जाएंगे। बाकी जो कैरेक्टर है वो यहीं पे पड़े रहेंगे। यानी ये आपने रीड करके बाहर निकाल दिया, ठीक है, 9 कैरेक्टर रीड किए, फिर \0 आ गया, और इसके बाद जितने भी कैरेक्टर बच गए हैं वो stdin में ही पड़े रहेंगे। विच मीन कि अगर आप दोबारा कुछ एफगेट करेंगे या सीन करेंगे, तो अब वो बाकी के जो कैरेक्टर हैं वो आ जाएंगे। तो इसलिए स्ट्रिंग के बारे में आपने बड़ा ध्यान रखना होता है। ठीक है, आपने इस चीज का खास ध्यान रखना होता है कि यू मेक श्योर कि ये बफर जो है ये खाली होगा, कि जितनी वैल्यू आपने रीड करनी है वो सारी की सारी रीड हो जाए। वरना क्या होगा कि आगे आप कुछ रीड करेंगे तो उसमें पिछले वाले रीड की जो बकिया जात होंगी वो आ जाएगी, जिनकी वजह से आपकी वैल्यूज करप्ट हो सकती हैं। ये पॉइंट क्लियर है क्लास? Yes, sir. ऑल राइट, थैंक यू। यानी आप ये समझ लें, इसका क्या एग्जांपल हो, आपका एक ग्लास है, ठीक है, ग्लास में आप पेप्सी पी रहे हैं, ठीक है, उसके बाद आपने उस ग्लास में चाय पीनी है। तो अगर पेप्सी पूरी की पूरी ग्लास से खाली नहीं होगी, थोड़ी सी पड़ी रह गई है, और उसके ऊपर आप चाय डाल देंगे तो क्या बनेगा? ठीक है ना? तो आप चाय डालने से पहले उसे पूरी तरह से खाली करते हैं कि पहले पेप्सी पूरी ग्लास से निकल जाए, उसके बाद अगली चीज आएगी। तो वही बात यहाँ पे आ जाती है कि अगर आप रीड कर रहे हैं तो मेक श्योर कि जितनी चीज लिखी गई है वो सारी की सारी रीड हो जाए, ताकि उसके बाद अगला जब आप रीड करेंगे तो फिर नई चीज रीड हो रही हो। ये ना हो कि पिछले का कुछ रह गया और वो आप रीड करने लगती है। ठीक है, चलें, ये मैंने एक एग्जांपल दिया था कि पॉइंट शायद ज्यादा क्लियर हो जाए। मूविंग ऑन, क्लास ये एक प्रोग्राम लिखें, राइट अ प्रोग्राम विच कन्वर्ट्स अ स्ट्रिंग टू अपर केस। ठीक है, यानी जो भी स्ट्रिंग यूजर देगा उस स्ट्रिंग को आपने रीड करना है और उस स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करना है। और ये हिंट है कुछ कि अपर केस ए का जो एस्की कोड है डेसिमल में वो 65 है, अपर केस जी जो है उसका जो कोड है वो 90 है, लोअर केस ए जो है वो 97 है, और लोअर केस जी जो है वो 122 है। और एफ गेट्स मैंने बता दिया है कि एफ गेट से आप यूजर जो भी चीज लिखेगा स्क्रीन पे वो आपके अरे में स्टोर हो जाएगी, और उसकी लेंथ इस केस में 10 होगी।
ठीक है, अगर आपको 10 से ज्यादा लेंथ चाहिए या आपका अरे जो है उसका नाम कुछ और है, तो वो फिर अकॉर्डिंगली आपको इस फंक्शन की पैरामीटर्स को चेंज, आर्ग्यूमेंट्स को चेंज करना पड़ेगा। और दूसरी बात ये है कि ये एफ गेट्स जो होता है, इसमें जो भी स्ट्रिंग लिखा जाएगा ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली उसमें जो आखिरी कैरेक्टर होगा वो बैक स्लैश जीरो इंसर्ट कर दिया जाएगा। वो आपको नहीं करना पड़ेगा, वो आपका प्रोग्राम जो है वो ऑटोमेटिकली जब आप एफ गेट कॉल करेंगे तो वो बैक स्लैश जीरो एंड में खुद ही से अटैच कर देगा। ठीक है, चले क्लास के प्रोग्राम लिखें। पहले सोचें कि आपने क्या चेक्स लगाने हैं, फिर सोचें कि लूप क्या होगा आपका, और उसके बाद जो है प्रोग्रामिंग शुरू करें। जब भी प्रोग्राम करना होता है पहले कागज पेंसिल से नॉर्मल जबान में लिख लिया करें कि आप करना क्या चाह रहे हैं, फिर उसको ट्रांसलेट करें इनटू सी प्लस प्लस कोड। चलें। और कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं।
ऑलराइट क्लास, इसका सोल्यूशन डिस्कस कर लेते हैं। कितनों का हुआ है वैसे कुछ हद तक? ये सवाल थोड़ा मुश्किल था, यानी इसका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा ज्यादा था, तो अगर इसमें थोड़ी कंफ्यूजन थी तो मसला नहीं है। पर हैविंग सेड दैट, एक स्टार्टिंग पॉइंट आपके पास होना चाहिए था कि आप वेरिएबल क्या डिक्लेयर करेंगे और आप चेक्स क्या लगाएंगे, एटलीस्ट उतना आपसे हो जाना चाहिए था। ठीक है, एनीवे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट सपोज आप एक फंक्शन लिखते हैं, उस फंक्शन का नाम है कन्वर्ट टू अपर। फंक्शन लिखना लाजमी नहीं था, पर द थिंग इज कि अब क्योंकि आपको फंक्शन इस्तेमाल करने आ गए हैं, तो एक बड़े कोड को फंक्शन के अंदर स्प्लिट कर देना वो अक्लमंदी होती है। ठीक है, वो कोड मैनेजेबल भी ज्यादा हो जाता है, उसे पढ़ना भी आसान हो जाता है, और उसकी मेंटेनेंस, उसे चेंज करना है तो वो भी काफी सिंपल हो जाता है। एनीवे तो आप एक फंक्शन लिखेंगे, उसका नाम कन्वर्ट टू अपर है, वो रिटर्न कुछ नहीं करेगा, और उसके अंदर पास क्या करेंगे, एक कैरेक्टर अरे जिसका नाम आपने एसटीआर लिख दिया। अब इस फंक्शन के अंदर आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं, इंट आई इज इक्वल टू -1। ठीक है, ये क्यों किया है, ये इसलिए -1 क्यों है, आप एक लूप चलाएंगे। ठीक है, उस लूप में क्या होगा कि आपका जो भी अरे है, ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, आई -1 था, प्लस प्लस आई का मतलब है कि आप उस वैल्यू को पहले इंक्रीज करेंगे, आई की वैल्यू को बाय 1, और फिर इस्तेमाल करेंगे। ये मैं फिर आपको कोई रिकैप दे दूं कि किसी भी एक्सप्रेशन में अगर आपने प्लस प्लस आई लिखा है, तो उसका मतलब है कि पहले आई की वैल्यू इंक्रीज बाय 1 करेगी, उसके बाद इस्तेमाल होगी। और आई प्लस प्लस का मतलब है कि आई वेरिएबल में जो भी वैल्यू पड़ी हुई है, पहले उस वैल्यू को इस्तेमाल करो, उसके बाद आई की वैल्यू को इंक्रीज बाय 1 करो। ठीक है, तो प्लस प्लस आई का मतलब है कि आई में -1 पड़ा हुआ था, आपने उससे इंक्रीज बाय 1 किया तो वो 0 हो गया। अब आप क्या कर रहे हैं कि आप चेक कर रहे हैं कि स्ट्रिंग 0 जो है, यानी स्ट्रिंग अरे का जो 0th एलिमेंट है, वो अगर तो \0 नहीं है तो वाइल लूप के अंदर आ जाओ, और अगर वो \0 है तो फिर वाइल लूप से बाहर आ जाओ। ऑलराइट, तो अब इसमें लूप में क्या होगा, आप चेक करेंगे कि जो स्ट्रिंग अरे एसटीआर अरे जो है, उसका जो 0th सेल है वो स्मॉल जी से छोटा या इक्वल, और स्मॉल ए से बड़ा या इक्वल। यानी इसका क्या, इस चेक का क्या मतलब है कि जो स्ट्रिंग एसटीआर अरे है, उसका जो 0th एलिमेंट है, उसमें जो वैल्यू पड़ी हुई है, अगर वो छोटे ए से लेके छोटे जी तक कोई भी वैल्यू है, यानी लोअर केस कैरेक्टर है, तो फिर आगे आ जाओ, और अगर नहीं है तो फिर इग्नोर कर दो उसे, और लूप की अगली इटरेशन में चले जाओ। एनीवे तो लेट सपोज आपका जो भी कैरेक्टर था वो इस रेंज के अंदर लाई करता है, तो आप क्या करेंगे, एसटीआर अरे का जो 0th एलिमेंट है, उसमें जो भी वैल्यू है उसे माइनस कर दें, उसमें से माइनस करेंगे 32। यानी क्लास, ये अगर आपको याद हो कि ये मैंने जो लिखा हुआ है, बेसिकली ये शॉर्ट फॉर्म है इसकी, एसटीआर आई इज इक्वल टू एसटीआर आई -32। ये हमने बहुत पहले किया था कि अगर आपने इस तरह की स्टेटमेंट लिखनी है तो उसका शॉर्ट फॉर्म ये हो सकता है कि आप सिंपली लिख दें एसटीआर आई -32। ठीक है, एनीवे तो ये हमने लिख दिया। ये हमने क्यों किया है, क्योंकि क्लास देखें, अगर लेट सपोज आपका एसटीआर 0 में जो वैल्यू पड़ी हुई है, लेट सपोज ये आपका अरे है,
लेट्स सपोज ये अरे है, str 0 हो गया, अगला एलिमेंट, उससे अगला एलिमेंट एंड सो ऑन। लेट्स सपोज यहाँ पे a पड़ा हुआ है, a क्या होता है 97, 97 में से 32 माइनस करें क्या बनता है, 65 बनता है। और 65 जो है वो आपको नजर आ रहा है कि वो कैपिटल ए है। इसी तरह अगर b होता तो b की वैल्यू जो है वो 98 होती। 98 में से आप 32 माइनस करेंगे तो 66 बनेगा, जो कि कैपिटल B का कॉरेस्पॉन्डिंग ASCII कोड है। ठीक है, तो सिंपली पुट आपने क्या किया है कि सबसे पहले आपने चेक किया कि अरे का जो 0th एलिमेंट है उस पर जो वैल्यू पड़ी हुई है वो स्मॉल लोअर केस है कि अपर केस है। अगर लोअर केस है तो उसमें से 32 माइनस कर दो उसके कोड में से, तो अब जो कोड बचे अब वो उसे वापस राइट बैक कर दो। तो क्योंकि कैरेक्टर अरे है, ए का मतलब है कि वहां पे बिट्स में 97 पड़ा हुआ था, उसमें से 32 माइनस किया तो 65 बच गया। वो 65 जो है वो बेसिकली कैपिटल ए है, तो ये कैपिटल ए हो जाएगा। लेट्स सपोज अगला एलिमेंट जो है वहां पे कैपिटल वाई पड़ा हुआ था, कैपिटल वाई। तो अब क्या होगा, अगली आइट्रेशन में क्या होगा, आई प्लस प्लस होगा, तो अब 0 की बजाय 1 हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले वो चेक करेगा कि str का जो 1th एलिमेंट है उसमें \0 पड़ा हुआ है कि नहीं। आयशा अपने आप को म्यूट कर लिया करें, आपकी वजह से सारे डिस्टर्ब हो रहे हैं। ठीक है, str का जो 1th एलिमेंट है उसमें \0 पड़ा हुआ है कि नहीं, नहीं पड़ा हुआ तो वो लूप के अंदर आएगा। अब वो चेक करेगा कि str1 जो है उसमें जो वैल्यू पड़ी हुई है वो अपर केस है या लोअर केस है, यानी स्मॉल ए से लेके स्मॉल जी तक है कि नहीं। और वो यहाँ पे नजर आ रहा है कि नहीं है, तो क्या होगा, वो इफ कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और वो उसके अंदर नहीं जाएगा और फिर लूप की अगली आइट्रेशन शुरू होगी। लेट्स सपोज str2 जो है वहां पे \0 पड़ा हुआ है, तो अब क्या होगा, वो चेक करेगा कि यहाँ पे जो वैल्यू है वो \0 है कि नहीं। और क्योंकि वो वैल्यू है तो नॉट इक्वल टू वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और वो इस वाइल लूप से बाहर आ जाएगा और आपका फंक्शन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन बेसिकली ये एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है। यहां तक क्लियर है क्लास। इस फंक्शन को यूज कैसे करना है उस पर भी बात करता है। और ये पॉइंट आप लॉजिक समझ लें कि इस फंक्शन में बेसिकली हो क्या रहा है कि जो भी अरे पास हुआ है वो उसके पहले एलिमेंट से शुरू हो जाएगा। वो चेक करेगा कि पहला एलिमेंट \0 है कि नहीं, अगर है तो वो लूप से बाहर आ जाएगा, और अगर \0 नहीं है तो फिर वो चेक करेगा कि इस अरे की लोकेशन पे जो वैल्यू पड़ी हुई है वो स्मॉल ए से लेके स्मॉल जी तक कोई वैल्यू है यानी लोअर केस है। अगर है तो क्या करेगा, वो उसमें से 32 माइनस कर देगा और वहीं पे राइट बैक कर देगा। 32 माइनस करने का मतलब क्या है कि बेसिकली जब आप ASCII कोड देखते हैं तो किसी भी कैरेक्टर का लोअर केस कैरेक्टर में से 32 माइनस कर लें तो वो उसी लोअर केस का कॉरेस्पॉन्डिंग जो अपर केस है उसका ASCII वैल्यू बन जाती है। तो इसलिए जितने भी लोअर केस कैरेक्टर इनकाउंटर होंगे उन सारों में से आप 32 माइनस कर देंगे। ठीक है, ऑलराइट, तो ये बेसिकली फंक्शन कर रहा है। और जैसे ही आपको \0 मिलेगा वो फंक्शन, ये वाइल लूप खत्म हो जाएगा और आपका फंक्शन भी खत्म हो जाएगा। ओके, अब मेन में आपने क्या करना है, आपने एक मेन फंक्शन बनाया है। मेन फंक्शन में क्या हो रहा है, आप एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं कैर इनपुट। ये इनपुट जो है कैरेक्टर अरे है उसका साइज 255 है। फिर आप क्या करते हैं, आप f गेट्स करते हैं। अच्छा, बाय द वे मैं एक चीज बताना भूल गया था, ये हमने \0 के साथ क्यों कंपेयर किया है, यानी ये वाइल लूप जो है ये क्यों चेक कर रहा है कि \0 आया है कि नहीं आया। तो उसकी वजह ये है कि आपका जो भी स्ट्रिंग होता है जो मैंने पहले आपको बता दिया है उसमें ऑटोमेटिकली आखिरी कैरेक्टर जो है
वो /0 इंसर्ट कर देता है, आपका जो प्रोग्राम है ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो /0 बेसिकली बता रहे हैं कि यहाँ पे स्ट्रिंग खत्म हो गया है। अगर /0 के टेस्ट ना लगाते थे, चेक ना लगाते, तो आपको कैसे पता लगता कि स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर हैं? यानी फिर आप क्या करते हैं, आपका अरे है उसमें 255 एलिमेंट्स अगर हैं, उसका साइज अगर 255 है, तो आप क्या करते हैं, आप लूप जो है 255 तक चलाते हैं। पर लाजमी नहीं है कि स्ट्रिंग भी 255 का हो। यानी अरे तो हमने 255 का बना दिया है, और इट इज पॉसिबल कि यूजर ने जो स्ट्रिंग डाला है उसमें शायद सिर्फ 10 ही कैरेक्टर हो, या 15 कैरेक्टर हो, या इससे भी कम हो। तो इसलिए आपने लूप 255 तक नहीं चलाना, आपने लूप जो है वो /0 तक चलाना है, क्योंकि /0 जो है वो बेसिकली बता रहा है कि यूजर ने जो स्ट्रिंग डाला था वो यहाँ पे खत्म हो रहा है। ठीक है क्लास, इसलिए मैं बार बार /0 के ऊपर एम्फसाइज कर रहा हूँ, क्योंकि ये बेसिकली बताते हैं कि कहाँ पे आपका फंक्शन खत्म हो रहा है, कहाँ पे आपका स्ट्रिंग खत्म हो रहा है। ऑलराइट, ये पॉइंट क्लियर हो गया? ओके, अब कैर इनपुट आपने अरे डिक्लेयर किया है, उसका साइज 255 है। अब आप क्या करते हैं, आप एफ गेट्स करते हैं, आप स्पेसिफाई कर देते हैं कि आपका अरे जो है उसका नाम इनपुट है, और आप कह रहे हैं कि आपने सिर्फ 10 वैल्यूज रीड करनी है, सिर्फ 10 वैल्यूज। और कहां से रीड करनी है? स्टैंडर्ड इनपुट से, एसटीडी इन से। यानी कीबोर्ड पे जो भी लिखा जाएगा उसमें से 9 कैरेक्टर रीड होंगे इनपुट के अंदर अरे में, और 10वां जो है वो /0 इंसर्ट कर दिया जाएगा। और ये मैंने जान के 10 किया है, ताकि मैं आपको बता सकूं कि अरे का साइज जितना मर्जी हो, एफ गेट्स में मैं जो उससे कोई फर्क वैल्यू डाल स्पेसिफाई कर सकता हूँ। हाँ, इस चीज का आपने ध्यान रखना है कि अरे का साइज 255 है, तो एफ गेट्स में जो लेंथ है वो आप 255 से ज्यादा ना करते हैं। आप ये ना कहें कि अरे का साइज 255 है पर मैंने जो है 300 कैरेक्टर रीड करना है, उसका ध्यान रखें, वो नहीं हो सकता। पर 255 से कम कैरेक्टर अगर रीड करने तो वो आपको इजाजत है। पर जैस ऑब्वियसली बेवकूफ़ी है कि आपने अगर सिर्फ 10 ही कैरेक्टर रीड करने थे, तो फिर इनपुट अरे का साइज भी 10 ही रखते हैं। 255 रख के आप क्यों इतनी ज्यादा जगह जाया करते हैं? ठीक है, एनीवे, तो ये आपने जो है इस तरीके से इनपुट अरे के अंदर वैल्यू रीड की कीबोर्ड से, और फिर आप क्या करेंगे, उस अरे को पास कर देंगे कन्वर्ट टू अपर फंक्शन में। और अरे का मैंने पिछली क्लास में हमने डिस्कस पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि अगर आपने किसी फंक्शन में अरे पास करना हो, तो आप सिर्फ अरे का नाम स्पेसिफाई करते हैं बस, बाकी जो है आपको स्क्वायर ब्रैकेट वगैरह नहीं स्पेसिफाई करने पड़ते हैं। और उसकी वजह थी क्योंकि अरे का जो नाम होता है वो बेसिकली अरे की स्टार्टिंग लोकेशन का एड्रेस उसके अंदर स्टोर होता है। तो आप जब इनपुट पास करेंगे तो बेसिकली आप क्या पास कर रहे हैं, आप इनपुट अरे का जो स्टार्टिंग एड्रेस है वो पास कर रहे हैं। ठीक है क्लास, इसके बाद आप क्या करेंगे, आप सी आउट इनपुट करेंगे। तो बेसिकली हमने ये भी पिछली क्लास में बात की थी कि जब आप कोई अरे पास करते हैं फंक्शन में, तो उस पूरे अरे की एक कॉपी नहीं बनती कि एक नया अरे बन जाएगा और उस नए अरे के अंदर वैल्यू लिखी जाएगी, नहीं। एक ही अरे है वो, जब आपने पास किए, और ये फंक्शन जब उस अरे में कुछ चेंज करेगा तो वो ओरिजिनल अरे के अंदर ही चेंज होगी। इट्स नॉट कि इस फंक्शन ने पहले उस अरे की एक नई कॉपी बनाई और उस नई कॉपी के अंदर चेंजेस करनी शुरू कर दी, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं होता। अरे के केस में क्या होता है कि वो अरे ओरिजिनल अरे के अंदर ही चेंजेस करता है। तो इसलिए जब आप सी आउट इनपुट करेंगे तो क्या होगा कि इस अरे में जो भी लोअर केस कैरेक्टर थे, जो छोटे कैरेक्टर थे, वो सारे अपर केस में कन्वर्ट हो चुके होंगे, और स्क्रीन के ऊपर आपको ऑल कैप्स नजर आएगी, ऑल अपर केस कैरेक्टर नजर आएंगे। ठीक है, और उसके बाद रिटर्न 0 कर दें और आपका प्रोग्राम खत्म हो जाता है। एनी क्वेश्चन का? नो सर, पंजाबी। ऑलराइट, अब यही काम करने का एक और तरीका भी हो सकता था, और वो तरीका क्या था कि आप कैरेक्टर अरे की बजाय कैरेक्टर पॉइंटर पास कर दें।
ठीक है, बाकी का कोड वही है। चेंज क्या हुई है फंक्शन में, ये चीज चेंज हुई है कि आपने स्पेसिफाई कर दिया कि str जो है इट इज अ पॉइंटर टू कैरेक्टर। और मैं फिर आपको कह दूं कि अरे का जो नाम होता है वो भी पॉइंटर टू द फर्स्ट लोकेशन होता है। तो कैरेक्टर पॉइंटर जो है str इस केस में जो है ये भी पॉइंटर है। वो पॉइंटर कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, जहां पे भी पॉइंट कर रहा है वहां पे सिर्फ एक कैरेक्टर पड़ा हुआ है कि वहां पे 10 कैरेक्टर पड़े हुए हैं। ठीक है, वो कोई पाबंदी नहीं है। तो इससे इसमें और इस बिहेवियर में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, एक ही काम का है। चले आगे चले। और यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं हुई, यानी आपने बेसिकली क्या किया है, आपने क्या है कि एक अरे बनाओ, उस अरे को fget के थ्रू पास करो, उसमें जब वैल्यूज आ जाएंगी तो उसे कन्वर्ट टू अपर फंक्शन के अंदर पास कर दो। और कन्वर्ट टू अपर फंक्शन जो है वो बेसिकली क्या करेगा, वो इस अरे को इधर पास करेगा और ये अरे जो है उसके अंदर फिर ये फंक्शन जो है उसकी वैल्यूज को फिर अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, क्लास 6 पॉइंट क्लियर हो गया। ये एक बार आप देख लेना ताकि आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाए। एनी क्वेश्चन या आगे बढ़े? ठीक है, जहां पे सवाल है तो पूछ लें वरना फिर आगे चलते हैं। ऑल राइट, अगली अब एक बात है क्लास, कि यहां पे जो भी हमने इनपुट बनाई है, ठीक है, कैर ये पिछला वाला कोड ये बाय द वे, कैर इनपुट 255, ये आप चाहे ऐसे लिखें चाहे आप अरे इस तरीके से क्रिएट करें, दोनों ठीक है। ठीक है, दोनों केसेस में क्या हो रहा है कि रैम के अंदर 255 जगह कैरेक्टर के लिए एलोकेट होंगी और उनका जो स्टार्टिंग एड्रेस है वो इनपुट के अंदर पड़ा होगा। अब अगला सवाल ये है आप लोगों से कि जब आप इसे पास करते हैं तो आपने इस तरीके से एक अरे पास कर दिया, ठीक है, यानी इनपुट अरे का जो भी नाम था आपने फंक्शन में पास कर दिया। सवाल ये है कि हम क्या इस तरीके से कर सकते थे कि कन्वर्ट टू अपर के अंदर आप एक स्ट्रिंग ही पास कर दें? ठीक है, तो इसका जवाब है कि नहीं, इस चीज की आपको इजाजत नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि देखें ये फर्क जो है ये ट्रस्ट, ये चीज है जो कि यूजुअली मिस हो जाती है। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है कि अगर आपने स्ट्रिंग के अंदर हेलो लिखा है या जो भी चीज लिखी है, उसका मतलब क्या है कि उस स्ट्रिंग की जो डेटा टाइप है दैट इज एक्चुअली अ कांस्टेंट कैरेक्टर पॉइंटर। ठीक है, मैं ये बात फिर रिपीट कर लूं कि आपने अगर फंक्शन कॉल किया है और उसके अंदर आपने एक स्ट्रिंग पास कर दी है इस तरीके से, तो बेसिकली ये जो आर्ग्यूमेंट है, इस आर्ग्यूमेंट की डेटा टाइप क्या है? इट इज अ कांस्टेंट कैरेक्टर पॉइंटर। ठीक है, जबकि हमने जो चीज डिक्लेयर की थी पैरामीटर में उसकी टाइप क्या है, या तो कैरेक्टर अरे है या कैरेक्टर पॉइंटर है। ठीक है, तो आपका जो कंपाइलर है वो यहाँ पे आपको कैरेक्टर अरे पास करने की इजाजत देगा या कैरेक्टर पॉइंटर पास करने की इजाजत देगा। अगर आप कांस्टेंट कैरेक्टर पॉइंट पास करने की कोशिश करेंगे तो कंपाइलर एरर दे देगा, वो कहेगा कि टाइप का मिसमैच है, यानी एक्सपेक्टेड जो है वो कैरेक्टर पॉइंटर था या कैरेक्टर अरे था और आपने जो है वो कांस्टेंट कैरेक्टर अरे पास या कांस्टेंट कैरेक्टर पॉइंटर पास किया, तो इसकी आपको इजाजत नहीं होती। ठीक है, और ये गलती कभी हो सकती है कि आप फंक्शन में आप फंक्शन ऐसे डिक्लेयर करें कि उसके अंदर पॉइंटर या अरे पास हो रहा हो और फिर आप जब पास करने लगे तो आप एक्चुअली स्ट्रिंग पास कर दें इस तरीके से। तो ये जो है इसकी टाइप कैरेक्टर पॉइंटर या कैरेक्टर अरे नहीं है, इसकी टाइप जो है वो कांस्टेंट कैरेक्टर पॉइंटर है।
तो उसकी जो है आपको प्रोग्राम इजाजत फिर नहीं देगा। ये पॉइंट समझ आया है? और ये गलती काफी होती है, ये बड़ा सार खपा की पता चलता है आपको। यानी आप प्रोग्राम करते हैं और आप स्ट्रिंग पास करते हैं और आपके एरर आई जाते हैं, आपको समझ नहीं आती क्या वजह है। तो उसकी एक वजह ये हो सकती है कि आपने स्ट्रिंग पास किया है, उसकी टाइप पे कांस्टेंट कैरेक्टर पॉइंटर थी, पर जो आपने पैरामीटर की टाइप डिक्लेयर की है वो कैरेक्टर अरे या कैरेक्टर पॉइंटर था। अच्छा, बाय द वे ये चीज मैं फिर क्लियर कर दूं कि अगर आप ये इस्तेमाल कर रहे हैं डेफिनेशन, तो उसके अंदर आप चाहे ये पास करें, ये वाला अरे, या ये वाला पास करें, दोनों ठीक है। यानी कैरेक्टर अरे पास कर दे, कैरेक्टर पॉइंटर पास कर दे, दोनों ठीक है। और दूसरी तरफ आ जाए, अगर आपने ये डेफिनेशन इस्तेमाल की थी, तो इस डेफिनेशन में भी चाहे आप ये पास करें कैरेक्टर अरे, चाहे आप ये पास करें कैरेक्टर पॉइंटर, दोनों एक्सेप्टेबल है। क्या चीज एक्सेप्टेबल नहीं है इन दोनों के लिए, इन दोनों में क्या चीज एक्सेप्टेबल नहीं है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। आप कॉन्स्ट कैर पॉइंटर यानी कांस्टेंट कैरेक्टर पॉइंटर नहीं पास कर सकते, वो आपको एरर दे देगा। और जब आप इस तरीके से स्ट्रिंग लिखते हैं तो उसकी टाइप कांस्टेंट कैरेक्टर पॉइंटर होती है। ठीक है क्लास, ये पॉइंट समझ आ गया? ये एक गलती थी जो कि आप लोगों से हो सकती थी, तो इसी मैंने क्लैरिफाई कर दिया। हैविंग सेड दैट, आई वाज अनश्योर कि मुझे इस कोर्स में ये कराना चाहिए कि नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में मैं यूजुअली ये चीज कवर करता हूँ। ठीक है, तो पर आई थॉट कि ये गलती आप लोग करेंगे तो बेहतर है कि आपको पहले बता दूं ताकि आप गलती पकड़ लें। एनी क्वेश्चन? ऑलराइट, ठीक है, अगला जो पॉइंट डिस्कस करना है वो है कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, ऑलराइट, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट क्या होता है कि क्लास कभी आपने देखा होगा कि कमांड लाइन, आपको पता है क्या होता है? आप बेसिकली आपने जो भी कमांड देनी है कंप्यूटर को, वो आप एक टर्मिनल के अंदर टाइप कर सकते हैं, वो कमांड लाइन होती है बेसिकली। ठीक है, आप एक काम करना, जो आपका विंडोज का रन वाला बटन होता है ना, एक्चुअली क्लास एक काम करना, नेट पे जाके देखना कि कमांड लाइन जो है विंडोज में कैसे रन होती है। ठीक है, तो वो कमांड लाइन ओपन करने का तरीका देख लें ताकि आपको पता लग जाए कमांड लाइन क्या होता है। ठीक है, एनीवे, तो वहां पे अगर आपने प्रोग्राम रन करना है तो आपको कभी इजाजत होती है कि आप उसमें इनपुट भी दे दें। इस चीज का क्या मतलब है? लेट्स सपोज मैं कमांड लाइन से प्रोग्राम रन करता हूँ, उस प्रोग्राम का नाम है डाउनलोड मैनेजर डॉट ई, फिर स्पेस डाल के मैं पहली इनपुट टाइप करता हूँ वो है असाइनमेंट 1.pdf, और फिर स्पेस डाल के मैं दूसरी इनपुट टाइप करता हूँ वो है आईपी एड्रेस, उस लोकेशन का, उस मशीन का एड्रेस जिस मशीन पे ये फाइल पड़ी हुई है जो आपने डाउनलोड करनी है। ठीक है, अब बात यह है कि ये जो दो इनपुट्स हैं ये आपके प्रोग्राम को कैसे मिलेंगी, आपका प्रोग्राम कैसे इन दो वैल्यूज को रीड कर सकता है। ठीक है, तो वो कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट का कॉन्सेप्ट होता है। इसका एक एग्जांपल देख लें। ठीक है, अभी तक जो हम प्रोग्रामिंग कर रहे थे उसमें हम क्या कर रहे थे, हम सिंपली लिखते थे इंट मेन, और राउंड ब्रैकेट जो है वो हमारे खाली होते थे। ठीक है, इस तरीके से हमने प्रोग्रामिंग अभी तक सारी की है। अब जो हम डिफरेंट चीज करेंगे वो क्या है कि आप जब इंट मेन करते हैं तो राउंड ब्रैकेट के अंदर आप दो इनपुट्स देते, दो पैरामीटर रखते हैं। पहला पैरामीटर जो है उसकी टाइप इंट है और उसका नाम आर्ग सी है फॉर एग्जाम्पल, और दूसरा जो पैरामीटर है उसकी टाइप कैरेक्टर स्टार स्टार है और उसका नाम आपने आर्ग वी रख दिया फॉर एग्जाम्पल। अच्छा, पहली बात तो है कि कैर स्टार स्टार का क्या मतलब है, कोई जवाब देगा मुझे? हाँ जी, कैर स्टार स्टार का क्या मतलब है क्लास? कैर स्टार स्टार का मतलब है कि आर्ग वी जो है इसके अंदर पॉइंटर पड़ा हुआ है
किसी ऐसी लोकेशन का जिसके अंदर पॉइंटर पड़ा हुआ है किसी और लोकेशन का। कैर स्टार स्टार का मतलब है कि कैर के आर्ग वी इज अ पॉइंटर टू अ पॉइंटर, और वो पॉइंटर जिस जगह पे पॉइंट कर रहे हैं वहां पे एक्चुअल वैल्यू पड़ी हुई है। और पिछली क्लास में हमने देखा था कि अगर आपने 2 डायमेंशनल अरे बनाना है, ठीक है, जिसमें पहली डायमेंशन में भी मल्टीपल कॉलम्स हो सकते हैं, दूसरी सॉरी यार देखें कैर स्टार स्टार का मकसद क्या था जो पिछली क्लास में हमने देखा था कि अगर आप 2 डायमेंशनल अरे बनाते थे रेगुलर तरीके से, यानी स्क्वायर ब्रैकेट इस्तेमाल करके, तो आपको स्पेसिफाई करना पड़ता था कि कितनी रोज होंगी और हर रो के अंदर कितने कॉलम्स होंगे, और वो कॉलम जो है वो पे फिक्स्ड होते थे और हर रो में उतने नंबर ऑफ कॉलम्स ही होते थे। और अगर आप चाहते हैं कि हर रो में डिफरेंट नंबर ऑफ कॉलम्स हों तो फिर आप इस तरीके से एक अरे बना सकते हैं। इसमें क्या होगा कि आर वी में जो पहला एलिमेंट है उसमें एक स्ट्रिंग पड़ा होगा जिसके अंदर मल्टीपल सेल्स हो सकते हैं, जो दूसरा एलिमेंट है वो भी पॉइंट कर रहा होगा एक स्ट्रिंग की तरफ जिसमें मल्टीपल कॉलम्स हो सकते हैं। तीसरा जो जगह होगी फॉर एग्जांपल वो भी एक ऐसे स्ट्रिंग की तरफ पास कर रहा पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने बेसिकली आप समझ लें कि एक 2 डायमेंशनल अरे बना दिया है आर्ग वी। ठीक है, आर्ग सी के अंदर क्या पड़ा होगा कि टोटल नंबर ऑफ कमांड लाइन पे जो वैल्यूज पड़ी हुई थी, यानी एक ये है, दूसरी ये है और तीसरी ये है, तो वो उसका पूरा काउंट बता देगा, वो आर्ग सी के अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और आर्ग वी में क्या पड़ा होगा, इसकी जो पहली सेल है, पहला जो रो है उसमें ये पड़ा होगा, दूसरे रो में ये पड़ा होगा और तीसरे रो में ये पड़ा होगा स्ट्रिंग। ठीक है, ऑलराइट, इसका कोड देख लेते हैं, कोड क्या कर रहा है। आपने सी आउट किया है, यू हैव एंटर्ड आर्ग सी, ये बेसिकली बता देगा कि कितनी आपकी कमांड लाइन पे वैल्यूज आई थी, कितनी आर्ग्यूमेंट्स थी, इन दिस केस 3 है। ठीक है, ओके, अगला पॉइंट क्या कर रहा है, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0 आई इज लेस देन आर्ग सी, और आप सी आउट क्या करना है, आर्ग वी का जो ith एलिमेंट है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, आपका एक 2 डायमेंशनल अरे है, आर्ग वी का जो 0th एलिमेंट है वहां पे क्या स्ट्रिंग पड़ा होगा, डाउनलोड मैनेजर, जो भी लिखा हुआ है। जो आर्ग वी का दूसरा जो रो है उसमें क्या चीज पड़ी होगी, स्ट्रिंग पड़ा होगा असाइनमेंट 1.pdf। आर्ग वी का जो रोल नंबर 2 है उस पर क्या पड़ा होगा, 192.168.1.1। ठीक है, तो बेसिकली आर्ग वी के अंदर ऑटोमेटिकली जो है जितनी भी इनपुट थी वो कॉपी हो जाती है। ठीक है, बाय द वे ये एग्जांपल अगर थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है तो सिंपल बात बताएं, आर्ग वी 0 में क्या पड़ा होगा, क्लास जवाब दें इसका, आर्ग वी 0 में क्या पड़ा हुआ है, 0 सर। क्या पड़ा हुआ है, कौन सा कैरेक्टर पड़ा हुआ है इसमें, इस सेल में, इंटीजर सर। ये वाला कैरेक्टर, यानी ये आर्ग वी का रो 0 है और उसका कॉलम 0 है। कॉलम 1 जो है उसमें क्या पड़ा हुआ है, अगला कैरेक्टर, यानी डी था पहला कैरेक्टर, अगला कैरेक्टर ओ है। अगर मैं आपसे कहूं कि आर्ग वी 1 0 में क्या पड़ा हुआ है, तो उसमें इस स्ट्रिंग का जो पहला कैरेक्टर है विच इज ए। ठीक है, अगर मैं कहूं कि आर्ग वी
टू 0 में क्या पड़ा हुआ है, तो वो इस स्ट्रिंग का जो 0th कैरेक्टर है विच इज 1, ये 1 पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये बेसिकली आरवी का तरीका। मैं फिर इसे रिकैप कर दूं कि अगर आपने इस तरीके से इंट मेन लिखा है ना, तो क्या होगा ऑटोमेटिकली कि आप कमांड लाइन में जब इस तरीके से इनपुट देंगे, यानी आप कहेंगे कि डाउनलोड मैनेजर डॉट exe का प्रोग्राम रन करना है, और उसमें पहली इनपुट जो है वो फाइल नेम है विच इज असाइनमेंट 1.pdf, और दूसरी इनपुट जो है वो सर्वर लोकेशन है विच इज 192.168.1.1। तो क्या होगा कि आर सी के अंदर 3 लिखा हुआ आ जाएगा, ताकि आपको पता लग जाए कि यहाँ पे कितनी वैल्यूज पड़ी हुई थी। और आर वी जो है वो एक 2 डायमेंशनल अरे होगा, उसमें पहली रो में डाउनलोड मैनेजर डॉट exe लिखा होगा, दूसरी रो में जो सेल्स होंगे उनमें असाइनमेंट 1.pdf लिखा होगा, और तीसरी रो में जो सेल्स है उनमें 192.168.1.1 लिखा होगा। और ये प्रोग्राम जो है वो सिर्फ और सिर्फ इन 3 चीजों को डिस्प्ले कर रहा है स्क्रीन के ऊपर। आप ये भी कर सकते थे कि आप एक प्रोग्राम बनाते हैं, उसका नाम होता है फॉर एग्जांपल ऐप ऐड। ये प्रोग्राम का लेट्स सपोज नाम था, और इसमें 2 इनपुट जाती है, नम 1 लेट्स सपोज 5 है और नम 2 लेट्स सपोज 6 है। फिर इंट मेन में आप इस तरीके का काम कर सकते थे कि आप पहली वैल्यू को रीड करते हैं argv वाले तरीके से, दूसरी वैल्यू को रीड करते हैं argv वाले तरीके से, और फिर इनका जो सम है वो आप डिस्प्ले कर देते हैं स्क्रीन के ऊपर। ये कुछ भी हो सकता है। आपको एग्जांपल देंगे, आपने कमांड लाइन में, किसी ने कमांड लाइन के थ्रू प्रोग्राम रन किए कभी क्लास? आप में से किसी ने कमांड लाइन को इस्तेमाल करते हुए प्रोग्राम रन किए? नो सर। ओके, मैं 1 मिनट देखता हूँ, अगर स्क्रीन शेयर हो जाए तो मैं आपको दिखाई दूँ। क्लास स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर। Yes, sir. ऑलराइट, यहाँ पे आप लिखें टाइप टू सर्च CMD। ठीक है, ये नजर आ गई कमांड प्रॉम्प्ट एप्लीकेशन है, इसे आप ओपन करें। ओके, और ये इन्होंने डिसेबल किया हुआ है, दोबारा चेक करते हैं। ऑलराइट क्लास, इसकी इजाजत थी मुझे, ठीक है, पर आपको बता दिए, यहाँ पे आप देख लेना, ये आपका कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगा। अगर अभी कंप्यूटर है तो आप अभी लिख लें बेशक, उस पे आप कोई भी कमांड लिखें, फॉर एग्जांपल विन वर्ड, WINWORD, मोस्ट प्रॉब्ली आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खुल जाना चाहिए ऐसे करने से। ठीक है, पर हैविंग सेड, आपको डिस्प्ले डेमोस्ट्रेट करना चाहता था तो मुझे एक्सेस नहीं है, तो फिर आप खुद ही देख लेना। ठीक है, एनी क्वेश्चन क्लास, या खत्म करें? No, sir. ऑलराइट क्लास, में टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। सर एक बात करें, मेरी असाइनमेंट के नंबर नहीं लगे।